अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सीमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। Semantics in linguistics. Semantics is a technical term used to refer to the study of meanings. The meanings covers a variety of aspects of the language, but unfortunately, there is no general consideration to describe it. Palmer. Modern linguistics includes various meditations regarding the knowledge of linguistics, that is how to pronounce the words, construct sentences and meanings. Since the linguistic description is an attempt to show a speaker's knowledge, semantics is ascribed to elaborate semantic knowledge. अच्छा, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो सेमेंटिक्स है ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको जब मतलब रेफ़र करते हैं कि स्टडी ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, तो अब दो लोग हैं जिन्होंने इसकी डिफरेंट दो डेफिनेशंस की हैं, एक पामर ने की और एक सईद ने की। जो पामर है वो ये कहता है कि ये वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को कवर करता है, बट देयर इज़ नो जनरल कंसिडरेशन टू डिस्क्राइब इट। लेकिन हमारे पास कोई जनरल कोई कंसिडरेशन या जनरल कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिमेंटिक्स को डिस्क्राइब कर सकें। जो सईद है वो कहते हैं जनाब कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जो है उसके अंदर जो नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स है वो भी है, और उसमें फिर ये भी देखते हैं कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, किस तरह से वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन है, फिर वो सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, फिर मीनिंग्स हम किस तरह से डेवलप करते हैं। तो सिंस द लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन इज़ एन अटैम्प्ट टू शो अ स्पीकर्स नॉलेज, जिस तरह वो कहते हैं जो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन है ये स्पीकर्स के नॉलेज को शो करने की कोशिश होती है। सिमेंटिक्स डिस्क्राइब टू एलैबोरेट सिमेंटिक नॉलेज, इसी तरह जो सिमेंटिक है ये मीनिंग को एलैबोरेट करने के लिए, मीनिंग्स का जो नॉलेज है सिमेंटिक नॉलेज को एलैबोरेट करने के लिए इसको हम एक कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सिमेंटिक्स हैज़ एन एसोसिएशन विद द अदर फील्ड्स ऑफ स्टडीज़, दैट इज़ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, as they also investigate the creation and transmission of the meanings. One thing to keep in mind is that an individual's meaning is not a part of the general study. अब semantics जो है इसकी जो दूसरी फील्ड्स हैं, जो फिलॉसफी है और जो साइकोलॉजी, इसके साथ भी लिंक है, वो किस तरह से हैं वो आगे जाके आप देखेंगे कि जब हम सोचते हैं हमारे आइडियाज़ की वजह से आइडियाज़ जो मीनिंग्स हैं वो सारे साइकोलॉजिकली किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो वो ये कहता है कि जो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो कही गई है वो ये है कि वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट इंडिविजुअल्स मीनिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जनरल स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स। अगर सिमेंटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल्स के जो मीनिंग है वो नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी है, एरोप्लेन है, उसको सब लोग एरोप्लेन कहते हैं, उर्दू में जहाज़ कहते हैं, और मैं एक जहाज़ को इंग्लिश में एरोप्लेन और उर्दू में लोग उसको जनाब जहाज़ ही कहते हैं। तो मैं अब उसको गाड़ी का नाम देना शुरू कर दूँ तो वो मेरी अपनी इंडिविजुअल के मीनिंग्स हैं, इसको मैं सिमेंटिक्स की स्टडी में भी नहीं शामिल कर सकता कि इस तरह। तो हर बंदा अपने अपने अलग 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 मतलब निकाल सकता है। तो इंडिविजुअल्स मीनिंग्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स। आगे जी, सिमेंटिक्स in a model of grammar. According to Palmer, almost all the linguists overtly or covertly admit that in a linguistics model, semantics is on one end and the phonetics is on other end, while grammar is at somewhere in the middle. अब वो कहता है कि जितने भी लिंग्विस्ट हैं ना वो इस बात को पहुँचे हैं कि ये जितने भी जो सिमेंटिक्स और फोनेटिक्स है, सिमेंटिक्स मीन सिमेंटिक्स एक एंड पे है और फोनेटिक्स दूसरे एंड पे है। मतलब कि फोनेटिक्स क्या है, साउंड्स की स्टडी है, जिस तरह से मतलब साउंड्स इसको हम अरेंज करते हैं फिर वर्ड्स बनते हैं वगैरह। कि सिमेंटिक्स एक एंड पे है और फोनेटिक दूसरे एंड पे है, और ग्रामर इनके कहीं दरमियान में है जो इनको आपस में लिंक भी करवा सकते हैं, यूँ समझ लें आप। Many other linguists argue that the aim of doing semantics is to set up a component of grammar which is parallel to the other ones, that is syntax and phonology. अब बहुत सारे ऐसे वो यकीन करते हैं जो semantics हैं वो कहते हैं कि वो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ग्रामर है, वो ग्रामर का ही एक कंपोनेंट है, ग्रामर का ही एक पार्ट है जो किस तरह से है, जो सिंटेक्स और फोनोलॉजी के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, मतलब कि ग्रामर का कंपोनेंट किस तरह से बना रहे हैं कि किस तरह से हम अल्फाज को मीनिंग्स के हिसाब से अरेंज करते हैं तो फिर ही जाके हमारा सेंटेंस बनता है। अकॉर्डिंग टू सईद, phrases and sentences also have the meaning
Of course, but an important difference between word meaning on one hand and the phrase and the sentence meanings on the other hand concerns productivity. There is always a possibility to create new words, but relatively it is not much frequent to occur. अब अकॉर्डिंग टू सईद वो क्या कहता है कि फ्रेजेस और जो सेंटेंसेस हैं इनके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वर्ड मीनिंग ऑन द वन हैंड एंड द फ्रेज एंड द सेंटेंस मीनिंग ऑन द अदर हैंड कंसर्न्स प्रोडक्टिविटी। वो कहते हैं जी जब हम वर्ड मीनिंग की और फ्रेजेस या सेंटेंस मीनिंग की बात करते हैं तो इसमें फिर हमें प्रोडक्टिविटी की बात एक वो मेन कंसर्न होता है। मसलन अब बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स आप इंडिविजुअली ले रहे होते हैं तो कुछ और होते हैं, बट जब आप उन्हें सेंटेंस में या किसी फ्रेज़ में यूज़ करते हैं तो कलेक्टिवली उनका मतलब कुछ और बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब आप वर्ड मीनिंग की बात करते हैं और आप फ्रेज़ या सेंटेंस मीनिंग की बात करते हैं, वर्ड मीनिंग एक है, एक साइड पे है और सेंटेंस और फ्रेज़ मीनिंग दूसरी साइड पे है, और इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ज़ाहिर है जब मीनिंग्स चेंज होंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज़ द मेन कंसर्न। तो लेकिन वो ये कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बट रिलेटिवली इट इज़ नॉट मच फ्रीक्वेंट टू अकर। चॉम्स्की एज यू नो के एक बहुत वेल नोन लिंग्विस्ट हैं। Chomsky in particular has commented on the creativity of the sentence formation. It is one of the generative grammar's most important insight that relatively a small number of combination rules allow the speakers to use a finite set of words to create a very large and infinite number of sentences. To allow this, the rules for sentence formation must be recursive, allowing the repetitive embedding or coordination of syntactic categories. अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें दो तीन बातें मेंशन की गई हैं। एक जनरेटिव ग्रामर, उसके बाद फिर रिकर्सिव, रूल ऑफ रिकर्सिव आ गया है, ठीक है। अब ये है क्या जनरेटिव ग्रामर, तो ये है ना कि हम उसने ये कहा कि चॉम्स्की, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हमारे पास ग्रामर के लिमिटेड से रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, बट फॉलोइंग दोज लिमिटेड रूल्स हम उसके वो जो एक नंबर ऑफ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, हम लातादाद किस्म के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को अपने उन रूल्स को यूज़ करते हुए इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। लेकिन अब इन इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या है कि फॉर्मेशन मस्ट बी रिकर्सिव। अब रिकर्सिव जब हमने देखा है तो रिकर्सिव सिंटैक्स में एक आता है कि जिसमें आप कोई फ्रेज़ बार बार इस्तेमाल होती है या कोई जो ग्रामर का रूल है वो एक ही सेंटेंस में बार बार जब यूज़ होगा, ठीक है, कोई फ्रेज़ बार बार अकर होगी। रिकर्सिव का मतलब है कि रीअकरिंग, ठीक है। तो मतलब रूल्स कुछ बार बार होंगे तो फिर ही हमारे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लंबे और लेंथी और नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस हमारे बढ़ सकते हैं। तो मतलब लिमिटेड से रूल हैं, अब उनको जब हमने बार बार यूज़ करना है तो फिर डेफिनेटली उन्हीं को बार बार यूज़ करेंगे तो फिर हमारे जिसे कहते हैं ना काउंटलेस हमारे सेंटेंसेस, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं, बिकॉज हमारे रूल्स लिमिटेड हैं, उनको बार बार हमें रिकर्सिव फॉर्म में हमें यूज़ करना पड़ेगा। आगे जी, हिस्टोरिकल सिमेंटिक्स अकॉर्डिंग टू पामर in 1977 the term semantic was first used to refer to the development and change of meaning. There are different reasons for semantic changes. अब वो कहते हैं कि ये सब स्टार्ट पर जो ये टर्म्स थी ये किसके लिए यूज़ की गई थी, ये डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ मीनिंग्स, मतलब जो कुछ अल्फाज होते हैं जो अपना मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जिनका मतलब चेंज हो जाता है तो उस मकसद के लिए यूज़ की गई थी फर्स्ट। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर सिमेंटिक चेंजेस। आप सिमेंटिक चेंजेस के लिए मतलब जब अल्फाज के मीनिंग चेंज होते हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जनरलाइजेशन ऑफ मीनिंग्स, for example arrive originates in Latin arripier movement that ends at the banks of a river, ठीक है। वो जिस तरह कहते हैं कि कुछ जनरलाइज किस्म के मीनिंग्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अराइव को उसने लिया है कि ये लैटिन से लिया गया है, जिसमें ये क्या है कि जो एक मूवमेंट है, जो दरिया की एक मूवमेंट है जो एंड पर, जो उसके किनारे पर आके एंड हो जाती है, तो उससे फिर अराइव ले लिया गया। स्पेशलाइजेशन ऑफ मीनिंग, फॉर एग्जांपल गर्ल ओरिजिनली रेफर टू द चिल्ड्रन इन जनरल। अब देखें ये चेंजेस आ रही है ना, सिमेंटिक चेंज आ रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है सब। अब गर्ल वो कह रहा है कि ओरिजिनली रेफर टू चिल्ड्रन इन जनरल। अब वो इन जनरल की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को रेफ़र करती हैं, बट वॉज लेटर रिस्ट्रिक्टेड टू द फीमेल चिल्ड्रन ओनली। लेकिन बाद में फिर ये क्या है, जो फीमेल चिल्ड्रन है सिर्फ उन्हीं के लिए ये हो गया। सम चेंजेस आर मेयरली फॉर्चुअस, फॉर एग्जांपल मनी इज़ रिलेटेड टू लैटिन मोनियो वॉन
बिकॉज मनी वॉज मेड इन द टेम्पल ऑफ द गॉडेस जोनो मोनिटा। अब ये उन्होंने एक वो अफसानवी बात की है कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब अफसानों से एक बातें निकलती हैं कि ये मनी जनाब वहाँ से निकली, दौलत की जो हम पैसों की बात करते हैं तो इस तरह से बने। सम चेंजेस अराइज फ्रॉम न्यू नीड्स, और कुछ नई ज़रूरतों के तहत कुछ जो चेंजेस हैं वो आ जाती हैं। कार वॉज ऑब्सोलीट वर्ड फॉर, ये जनाब कैरियर मतलब जो छकड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि पहले एक वो जो यूज़ होती थी जो बग्गी टाइप, ठीक है, तो वहाँ से फिर ये कार का वर्ड यूज़ हो गया अनटिल द मोटर कार was invented. One powerful source for meaning change is taboo. अब taboo क्या है? A word that is used for something unpleasant is replaced by another time and again. For example, English has had the terms privy, laboratory, toilet, bathroom, to etc. For example, अगर आप कोई एक ही वर्ड बार बार यूज़ करें वो अनप्लेजेंट सा लग रहा है तो फिर आप उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड बाद में चेंज कर लेता है, तो यहाँ पे भी सिमेंटिक चेंज आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो जो एक हमारी एक अनप्लेजेंट सा एक इमेज बन रहा है, एक इंप्रेशन आ रहा है बार बार रेपिटेशन की वजह से, वो ख़त्म हो जाए। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव philology attempts both to reconstruct the history of language and to relate language apparently coming from a common source, ठीक है। वो कह रहा है कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कंपैरेटिव जो फिलॉलजी है ये क्या है, कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड रिलेट टू लैंग्वेज अपेरेंटली, मतलब ये सेम ही सोर्स से उसने एक बात की है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द यूजेस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स इज कॉल्ड एटमोलॉजी। अब आपने वर्ड एटमोलॉजी सुना होगा, जब हम किसी वर्ड को देखते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या थी, इसके ये क्यों निकला, इसका इस्तेमाल क्या है, तो उसको एटमोलॉजी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी। इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रीवियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड और इट्स प्रीकर्सर्स। एटमोलॉजिकल डिक्शनरीज अटेम्प्ट्स टू कोट एट लीस्ट द मोस्ट रिसेंट origin of each word. Synchronic study must precede the diachronic study of language, because we cannot study the change in a language until we have first established what the language was like at the time during which it changed. अब वो कह रहा है कि अगर हमने एटमोलॉजिकल जो डिक्शनरी हैं वो बहुत सारे कोड्स देते हैं, लेकिन अगर हमने स्टडी करना है तो सिंक्रोनिक स्टडी मस्ट प्रीसीड द डायक्रॉनिक स्टडीज़ ऑफ लैंग्वेज। तो हमें सिंक्रोनिक स्टडी करनी है। अब ये सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक स्टडीज़ ऑफ अ लैंग्वेज ये दो तरह की हैं। एक तो सिंक्रोनिक स्टडी है कि हमने उस पीरियड ऑफ टाइम को लेकर हमने स्टडी करना होता है। डायक्रॉनिक स्टडी, जो डायक्रॉनिक स्टडी है ये बहुत हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पीरियड्स को डिफाइन करके हम देखते जाते हैं, बहुत लंबी कहानी चली जाती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये देखें कि लैंग्वेज स्टार्ट पर कब थी, क्या बना, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, बिकॉज वी कैन नॉट स्टडी द चेंज इन अ लैंग्वेज अनटिल वी हैव फर्स्ट एस्टैब्लिश व्हाट द लैंग्वेज वाज लाइक एट द टाइम ड्यूरिंग विच इट चेंज, ठीक है। तो हम मतलब शुरू से किसी लैंग्वेज के चेंजेस को तो हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये उसने एटमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सिमेंटिक्स इन अदर डिसिप्लिन्स, मतलब जो दूसरी फील्ड्स हैं उसमें क्या है, सिमेंटिक्स हैज़ नॉट बीन ओनली कंसर्न्स ऑफ लिंग्विस्ट, ये सिर्फ लिंग्विस्टिक्स का ही कंसर्न्स नहीं है, फिलासफर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। अब फिलासफर्स आपको पता है फिलासफी वाले, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जो सोसाइटी जो सोशल स्टडीज़ करते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट नफ्सियात वाले होते हैं, have also shown their interest in this subject. Some philosophers have suggested that many philosophical problems may be solved by studying of ordinary language. अब जो philosophers हैं वो ये कहते हैं कि जनाब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें स्टडी ऑफ ऑर्डनरी लैंग्वेज, मतलब हम किसी माशरे की अगर हम जो आम सी ज़ुबान है उसको स्टडी करें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ गुड एंड इवल, ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन मॉरल फ़िलासफ़ी। अगर हम अखलाकी जो एक फ़िलासफ़ी है, अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो उसमें अच्छाई और बुराई और सही और गलत की जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए अब जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Traditional logic is also concerned with semantics, as some of its proposals range from simple syllogism to highly complex logical syntax. Logic makes use of concepts found in ordinary language and etc. वो कह रहा है कि जब हम ट्रेडिशनल लॉजिक को बात करते हैं तो वहाँ पे भी अगर हम सिमेंटिक्स को जो जब हम लेते हैं तो सिमेंटिक्स मतलब जो मीनिंग्स बन रहे हैं, जो स्टडी ऑफ मीनिंग्स है वो सिंपलेस्ट लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं।
तो अगर हमने ट्रेडिशनल कोई स्टडी करनी है, लॉजिक्स को देखना है, तो उसमें भी हम सिमेंटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं वो क्या कहते हैं जी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर आल्सो कंसर्न विद लैंग्वेज एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द पीपल। अ लिंग्विस्ट शुड नॉट इग्नोर दिस। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पैटर्न्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मेलानोस्की इन हिज प्रपोजल्स कंसर्निंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स हैज़ गिवन राइज टू द साइकोलिंग्विस्टिक। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बात कही कि जनाब ये जो लैंग्वेज है ये किसी भी कल्चर का, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं, तो उसने कहा कि जो लैंग्वेज है ये किसी भी कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और ये लोगों के जो बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ पीपल है ये उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस बंदे का जैसा बिहेवियर होगा उसकी लैंग्वेज भी वैसी होगी। तो एक बंदे को, जो एक लिंग्विस्ट शुड नॉट इग्नोर दिस, उसे इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि अब ये जो इंपॉर्टेंस है ये कब निकला, जब कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन का जो कॉन्सेप्ट आया मेलानोस्की का, तो उसमें फिर ये बात सामने आई कि भाई कल्चर और बिहेवियरल पैटर्न जो हैं लोगों के, उसमें लैंग्वेज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आगे उसने बात की, द रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स हैज़ गिवन राइज टू द साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स हमें पता है कि ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जो कि रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज को स्टडी करती है। इट इज़ आल्सो फोकस्ड दैट वी प्रोसेस बोथ language in its production and reception. It is largely through the influence of certain psychologists as behaviorist analysis of meanings have been proposed. One example is to be found in the work of Charles Morris, his book Sign Language and Behavior, published in 1946. He is more concerned with the signs and what they denote or signify. अब उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा कि इस चीज़ को एक चार्ल्स मॉरिस था, उसने अपनी एक बुक लिखी कि साइन लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ठीक है, तो उसने इस बुक के अंदर हमें फिर पता चलता है कि जो लैंग्वेज है उसका हमारे बिहेवियर के साथ या हमारी साइकोलॉजी के साथ किस तरह से लिंक है। तो इसमें उसने फिर बताया कि किस तरह से जो साइंस होते हैं, जो मतलब हमारे सामने सिंबल्स आते हैं, वो दुनिया में किस ऑब्जेक्ट की तरफ डिनोट करते हैं, किसको पॉइंट आउट करते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं। आगे है जी सिमेंटिक्स एंड सिमियोटिक्स। लिंग्विस्टिक्स मीनिंग is a special subset of the more general human ability to use signs to convey meanings. That is, traffic lights are the combination of the colors to instruct the drivers and even to warn them. It is believed that human language differs in kind more than a degree from other language. अब वो ये कह रहा है कि ह्यूमन लैंग्वेज वो दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है, और जो लिंग्विस्टिक्स मीनिंग्स होते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये स्पेशल सबसेट है जनरल ह्यूमन एबिलिटी का। मतलब ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं उसका एक छोटा सा एक सबसेट है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें हम साइंस को यूज़ करते हैं मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जिस तरह हम ट्रैफिक सिग्नल्स की उसने एग्जांपल दी कि अब ट्रैफिक सिग्नल सामने साइन है, लेकिन हमें वो बहुत सारे मीनिंग्स, हमें वो क्वेश्चन दे रहा होता है, हमें वो रेडी करवा रहा होता है, हमें वो स्टॉप करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमें ये एक सेट है, ये एक इंसानी खूबियों का एक छोटा सा एक हिस्सा है जो लिंग्विस्टिक्स मीनिंग है। स्कॉलर्स फर्डिनेंड डी सॉसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ डी सॉसर सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा आप तस्करा सुनेंगे। एफ डी सॉसर आर of the view that linguistics is a part of a general study of the use of a sign system which is called semiotics. ठीक है, अब उसने क्या कहा कि semiotics क्या होता है, linguistics is a part of general study of the use of sign system. जो sign system है उसको जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो स्टडी है, ठीक है, उसकी जो जनरल स्टडी है उसको उसने सेमियोटिक्स का नाम दिया। सेमियोटिशियंस हैव प्रूव्ड द रिलेशनशिप दैट मे बी बिटवीन साइन एंड द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड आर सॉसर्स टर्मिनोलॉजी बिटवीन सिग्निफायर एंड इज सिग्निफाइड। अब सॉसर ने दो तीन उसने बातें कही, एक उसने सिग्निफायर का टर्म यूज़ किया, एक उसने सिग्निफाइड का टर्म यूज़ कर, एक उसने साइन का टर्म यूज़ किया है। ठीक है, मसलन जिस तरह हमने पहले भी बात की कि साइन लैंग्वेज बिहेवियर की जब हम शुरू में बात की, हमने इससे पिछले टॉपिक में बात की, तो एफ डी सॉसर भी हमें यही बात करता है कि वो रिलेशन बताता है साइन और ऑब्जेक्ट के बिटवीन में। ठीक है, और सिम्योटिशियंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी इन्हीं रिलेशंस के ऊपर फोकस करते हैं और वो ढूंढते हैं कि कौन सा साइन है और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है दुनिया में जिसको वो पॉइंट आउट करता है। तो आगे वो बताएगा देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, या कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले सिग्निफायर, any material thing that signifies, for example word on a page, a facial expression and an image. जो भी चीज़ किसी को डिनोट कर रही है, किसी को पॉइंट आउट कर रही है, किसी के बारे में रेफ़र कर रही है हमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखा हुआ है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, अगर कोई हेलमेट लिखा है तो हेलमेट एक सिग्निफायर है। अब उसका जो
ऑब्जेक्ट होगा दुनिया में, जो फिजिकल एंटिटी होगी या कोई भी ऐसी होगी जिसकी तरफ वो रेफ़र कर रहा है, जो उसका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो सिग्निफाइड होगा। द कॉन्सेप्ट्स दैट अ सिग्निफायर रेफर्स टू, ठीक है। पहला सिग्निफायर था, वर्ड था एक सिंपल हेलमेट। अब वो जो फिजिकल एक जो हेलमेट हमारे सामने आ गया वो सिग्निफाइड बन गया। टुगेदर द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड मेकअप अ मीनिंग। अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर मीनिंग बनाते हैं। साइन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है जी, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ साइंस हैं कुछ जनाब, डिस्टिंक्शन है हाईलाइटेड बाय सी एक्सपर्ट्स। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है आइकन, इंडेक्स और सिंबल्स के साथ, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। आइकॉनिक साइंस होते हैं, साइंस वेयर द सिग्निफायर रिजेंबल्स द सिग्निफाइड। ठीक है, अब आइकॉनिक साइंस कहाँ होते हैं? जब आपके जो सिग्निफायर होता है, जो मतलब किसी चीज़ को डिनोट करने वाला है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप किसी परिंदे की साउंड से ले लें। जब आप उसकी साउंड्स को, तो हमें फिर उस जानवर का पता चले। कुछ ऐसे नाम होते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि साउंड्स की ऊपर ही हमें फिर जानवरों का या परिंदों का पता चले। सिमिलरिटी बिटवीन अ साउंड एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स बिटवीन अ पिक्चर एंड इट्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, कभी कभार मतलब कोई पिक्चर होती है जो उसको रेफर कर रही होती है। इंडेक्स स्किल साइंस, साइंस वेयर द सिग्निफायर इज कॉज्ड बाय द सिग्निफाइड। ठीक है, अब सिग्निफायर जो है वो किस वजह से बना? सिग्निफाइड की किसी ऐसी सिग्निफाइड की वजह से कोई उसका वर्ड कोई सामने आ गया, तो उसकी वजह से भी हम उसको कह देते हैं। तो ये 3-4 किस्म के सिग्निफाई जो साइंस के हैं टाइप्स, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये शुरू में भी जो कुछ सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइंस, और ये टाइप्स ऑफ साइंस भी। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।